हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, अब जिनको नहीं पता डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होते हैं, ठीक मतलब फाइनेंसिंग क्या होती है, तो मुझे जो है वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग ये होता है कि जब कंपनी या कोई बंदा जो है वो पैसा रेज करे अपने लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, या उसको कोई चीज़ खरीदनी है, या कंपनी को कोई नई बिल्डिंग परचेज करनी है, या कोई नया जो है वो अपना यूनिट स्टार्ट करना है, या कोई नया बिजनेस लॉन्च करना है, कोई नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है। ठीक है, तो क्या करेगी अपने उसको फंड्स की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिकली तो वो जो है उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर वो लोगों से उधार ले या बैंक से उधार ले। ठीक है, कम दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो उधार ले। ठीक है, तो ये जो उधार लेगी या बॉन्ड्स इशू करेगी, क्योंकि बॉन्ड्स क्या है, बेसिकली उधार है। ठीक है, इट्स अ लोन। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ लोन दैट यू गिव टू द जनरल पब्लिक, एंड देन जनरल पब्लिक on the behalf of that bond, they pay you the principal, and then you give them the interest as a return. ठीक है, आप जो है उनको इंटरेस्ट पे की पेमेंट करते हो उनके बॉन्ड पे, जो बॉन्ड परचेज करते हैं प्रिंसिपल आपको देकर। ठीक है, तो वो जो है उनके लिए रिटर्न होता है। ठीक है, उन जनरल पब्लिक के लिए। तो बॉन्ड फाइनेंसिंग या जो है वो डेट फाइनेंसिंग में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड होल्डर जो होता है उसके क्या क्या जो है वो मतलब क्या क्या उसके क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, और एक इक्विटी होल्डर के या जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, अब इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है कि कंपनी जो है सिंपल अपने शेयर्स इशू कर देती है और लोग जो है वो शेयर्स परचेस कर लेते हैं। दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी कि आप जो है कंपनी को उधार नहीं दे रहे, बल्कि कंपनी का छोटा सा हिस्सा परचेस कर रहे हो। ठीक है, लाइक कंपनी का अपनी जो शेयर्स अगर परचेस कर ले तो दैट मीन यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन कुछ अगर आपने कुछ लेट सपोज कि आपने एक कंपनी है उसके सिर्फ 100 200 या 500 शेयर्स लिए, तो दैट्स मीन दैट यू आर द ओनर, बट आप जो है वो काफ़ी कम हिस्सा, कम पोर्शन जो है उसका ओन करते हो। सो आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस यू ओन 50% ऑफ द कंपनी। ठीक है, आप 50% ऑफ द स्टॉक्स अगर ओन करोगे किसी भी कंपनी के, तो आप जो है डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओगे। ठीक है, एंड देन यू विल बी सिटिंग इन एग्जीक्यूटिव सीट्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पर्क्स होते हैं अगर एक कंपनी जो है वो डेट फाइनेंसिंग करती है और वो बॉन्ड इशू करती है, तो बॉन्ड होल्डर के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं कंपनी के ऊपर वर्सेस इक्विटी होल्डर्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टॉक होल्डर और बॉन्ड होल्डर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो बॉन्ड होल्डर होता है उसके पास फिक्स्ड क्लेम होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड क्लेम यानी कि कंपनी को इनको फिक्स्ड क्लेम देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे लेट्स सपोज कि कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो कंपनी पहले अपने एसेट्स सेल करेगी, अपने तमाम असासे जो है कंपनी के पास वो सेल करेगी, और पहले अपना उधार चुकाएगी। ठीक है, अपनी लायबिलिटीज पहले जो है वो पे ऑफ करेगी। तो जब लायबिलिटीज पे ऑफ करेगी तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर है उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, किसी भी सूरत में पैसे मिलेंगे, तो उनके पास जो है फिक्स्ड क्लेम होता है, यानी कि इनको पैसे मिलने ही मिलने, चाहे जो है आगे इक्विटी होल्डर्स को मिले ना मिले, तो इसको इन लोगों को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब जो बच जाएगा उसको हम कहते हैं रेजिडुअल क्लेम, यानी कि लेट्स सपोज के एक 5 लाख की प्रॉपर्टी है और कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, और अब कंपनी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देती है, तो उसमें 5 लाख रुपए आते हैं। ठीक है, और कंपनी ने जो है वो 4 लाख का डेट लिया हुआ होता है, और 8 लाख की कंपनी ने पैसा इक्विटी से रेज किया होता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले 4 लाख का डेट उतारेगी और फिर जो है 1 लाख जो है वो इक्विटी वालों को देगी, जबकि इक्विटी वालों ने या इक्विटी से जो कंपनी ने 8 लाख पैसे रेज किए। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ 1 लाख मिलेगा, क्योंकि उनके पास रेजिडुअल क्लेम होता है, फिक्स्ड क्लेम नहीं होता। ठीक है, तो फिक्स्ड क्लेम जो बॉन्ड होल्डर होते हैं जिनके पास फिक्स्ड क्लेम होता है, तो उसका मतलब कि कंपनी को लाजमन इन लोगों को पैसे पे करने, और बाकी जो बच गए वो जो है वो स्टॉक होल्डर्स को जाएंगे। ठीक है, फिर है हाई प्रायोरिटी ऑन कैश फ्लो। ठीक है, इनकी हाई प्रायोरिटी होती है कैश फ्लो पे, क्योंकि जैसे इनके पास जो है वो एक रेट लगा होता है, इंटरेस्ट रेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस रेट पे जो है कंपनी को इन लोगों को पेमेंट करनी होती है, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी ने लाजमी करनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी बोले कि आज हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आज मूड नहीं हो रहा इंटरेस्ट देने का, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन कैश फ्लोस। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की मर्जी होती है भाई डिविडेंड देना है नहीं देना। ठीक है, मर्जी होती है कंपनी की, मूड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो भाई डिसाइड करते हैं हाँ भाई आज डिविडेंड देंगे, नहीं होता मूड तो बोलते हैं कि भाई छोड़ो नहीं देते डिविडेंड। ठीक है, सो ये यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है ऑन कैश फ्लो पे, यानी कि जो स्टॉक होल्डर्स की जो प्रायोरिटी है कैश फ्लो के ऊपर वो काफ़ी लोएस्ट होता है, कि यानी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हमें कोई कैश फ्लो आएगा या जाएगा। ठीक है, कंपनी के ऊपर होता है बेसिकली।
दूसरा है टैक्स डिडक्टेबल, ये जो है एक तरीके से जो बॉन्ड होल्डर को जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी, एक तरीके से वो एक एक्सपेंस है कंपनी का, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ जब लग के आता है तो फिर जो इनकम बिफोर टैक्स जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जब टैक्स लगता है तो ऑब्वियसली कम टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू दी थोस कंपनीज विच डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ फीचर, ठीक है। उनके पास ऐसी कंपनीज जिनके पास जो है वो इंटरेस्ट की मतलब जिन्होंने डेट फाइनेंसिंग नहीं की हुई है और उनके पास जो है इतनी सारी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है उनको नहीं करनी पड़ती, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट को घटा देता है और ऑब्वियसली जो है आपकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो मतलब जो इंटरेस्ट आप जिस चीज़ पे आपने इंटरेस्ट दे रहे हो या जिस प्रिंसिपल आप जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हो, उस प्रिंसिपल ने आपको कोई फ़ायदा भी तो दिया होगा ना। ऑब्वियसली आपने जो है उधार लिया होगा, उधार से जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी या कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वहाँ से जो रिटर्न आ रहा होगा और प्लस उस रिटर्न का जो आपको जिसका जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट में दे दोगे, तो ऑब्वियसली कुछ हिस्सा तो बचेगा ना आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है कंपनी को डेट फाइनेंसिंग करने से, ठीक है। तो ये टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, एक तरीके से टैक्स शील्ड भी क्रिएट हो जाती है कंपनी को जो है लेस टैक्स पे करना पड़ता है और वो जो है वो लेस टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है। फिर है फिक्स मैच्योरिटी यानी कि बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, या उनकी जो एक टाइम लाइन होती है, ठीक है। उनका एक टेन्योर होता है और उस टेन्योर के बाद वो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और फिर जो है मैच्योर होने के बाद कंपनी को वो बॉन्ड जो है वो रीपरचेज करने पड़ते हैं। यानी कि लेट सपोज कि अगर आपने जो है कंपनी से 1000 रुपीज़ का बॉन्ड लिया और उस पर जो आपको कूपन पेमेंट हो रही है, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो आपको 1 साल तक हुई और ये बॉन्ड में लिखा हुआ है कि भाई ये बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएगा या एक्सपायर्ड हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। तो 1 साल के बाद जो है जब ये इसकी एक्सपायरी आएगी या ये मैच्योर हो जाएगा तो आप जाके कंपनी में सबमिट कराओगे और कंपनी जो आपका जितने का आपने बॉन्ड परचेस किया था उतने पैसे आपको दे देगी, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी मैच्योरिटी होती है। फिर नो मैनेजमेंट कंट्रोल, अब कितना भी कंपनी जो है डेट फाइनेंसिंग करे, क्या डेट इश्यूज करे, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करे, तो क्या होता है कि बॉन्ड होल्डर के पास कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। ना ही वो उनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कभी आ सकता है क्योंकि वो उन लोगों ने बिजनेस नहीं खरीदा बल्कि बिजनेस को उधार दिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मैनेजर्स को फ़ोन करके बोल नहीं सकते कि भाई ये डिसीजन लो, ठीक है। दे कैन नॉट डू दैट क्योंकि उनके पास ये राइट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर द लेंडर्स, ठीक है। लेंडर्स इज नॉट ओनर, ठीक है। तो ओनर नहीं है तो जिसके वजह से वो इस तरीके से मैनेजमेंट के कंट्रोल में क्या डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं या नहीं क्रिएट कर सकते या उसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं कर पाते मैनेजमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम नहीं तमाम जो है वो बॉन्ड होल्डर के कुछ एडवांटेजेस या कुछ प्रिविलेजेस या कुछ डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किया। अब हम इक्विटी होल्डर के पास या स्टॉक होल्डर के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब रेजिडुअल क्लेम होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि हमने जो बॉन्ड होल्डर को पे कर दिया, तमाम लाइबिलिटीज़ खत्म हो गई, उसके बाद जो पैसा बचा वो स्टॉक होल्डर्स के पास जाएगा, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल क्लेम, ठीक है। फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन कैश फ्लो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। क्या होता है कि डिविडेंड एक तरीके से एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट दैट इज गिवन टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, चूंकि प्रॉफिट एक्सपेंस नहीं होता तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं डालते हैं, तो ये जो है वो टैक्सेबल इनकम को कम नहीं करता, तो जो ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स जो लागू होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो दे आर जस्ट एंड अप पेइंग मोर टैक्स, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है वो डिविडेंड दे रहे होते हैं, डिविडेंड पे जो है अलग टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है बेसिकली उस पर, ठीक है। और वो जो डिविडेंड है वो कंपनी खुद टैक्स विद होल्डिंग टैक्स उसको करके जो है निकाल के वो आपको जो है या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा होता है कि इनफाइनाइट लाइफ होती है, यहाँ पे क्या था कि फिक्स मैच्योरिटी होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट लाइफ होती है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक आप रख सकते हो और यहाँ पे भी आपके पास जो मर्जी होती है, इधर आपने हाथ निकाल देना होता है कंपनी के ऊपर से तो आप उनकी शेयर्स बेच देते हो, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 50% से ज़्यादा अपने शेयर्स ले लिए किसी भी कंपनी के ओवरऑल 50% से, तो आप जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनके कंट्रोल को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स नहीं भी हैं तो आपके पास वोटिंग राइट तो है, ठीक है, क्योंकि कॉमन स्टॉक जो भी परचेस करता है उसके पास ये वोटिंग राइट होता है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में शिरकत करता है और फिर अपनी जो है वो वोट्स देता है ताकि कोई जो नॉमिनेट हो सके, ठीक है। वहाँ पे कुछ नॉमिनीज होते हैं और फिर वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है।
तो उनको चूज़ करना इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।